Hello everyone. Today we will discuss the next part of fossil. जीवाश्म के आगे वाले पोर्शन को हम आज डिस्कस करते हैं। तो इस यहाँ तक का पोर्शन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज इसके आगे का पोर्शन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये सारा पोर्शन तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि व्हाट इज फॉसिल। ए फॉसिल इज ए प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ द वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कभी जीवित रहने वाले जीवों का प्रिजर्व्ड रिमेन्स है, ऐसा रिमेन्स जो आज भी बचा हुआ है, जो पहले कोई जीव जीवित है, चाहे वो प्लांट हो एनिमल्स हो। अब उसके बाद देख लेते हैं कि हाउ आर फॉसिल्स फॉर्म। जीवाश्मों का निर्माण कैसे होता है, ये निर्माण कैसे होता है, ये कैसे बनते हैं, क्या प्रोसेस होती है इसकी। ठीक है, फॉसिल्स आर फॉर्म्ड व्हेन एनिमल आर प्लांट्स आर बरीड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉसिल्स तब बनते हैं जब वो किसी सेडिमेंट्री या अस्तारित या अवसादी चट्टानों के बीच में दब जाते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं अवसादी चट्टानों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यू शुड रिमेंबर हाउ सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ टू आइडेंटिफाई विच लेयर्स आर द ओल्डेस्ट एंड विच आर यंगेस्ट। देखिए, हमें ये ध्यान रखना है या हमें ये इन बातों पे ध्यान रखना है कि सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी या अस्तारित चट्टानें कैसे बनती हैं। इन्हें पर्वतीय चट्टानें भी कहते हैं। तो ये कैसे बनती हैं, कौन उसमें यंग है और कौन ओल्ड है, कौन बूढ़ी है, कौन जवान है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके बारे में आगे पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे कि सेडिमेंट्री रॉक्स बनती कैसे हैं और ये कैसे फॉसिल्स फॉर्मेशन में रोल अदा करती हैं। तो देखिए, सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्मेशन के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड व्हेन माइट बिकम फॉसिल्स। देखिए, ये बहुत सारे रीजन्स है द मेकिंग ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स पे। तो डिपॉजिट्स है। देखिए, होता क्या है कि विभिन्न वे है कैसे एक रॉक बनती है। सेडिमेंट्री रॉक्स परतीय चट्टानें, एक के बाद एक परत बनती चली जाती है। मान लीजिए उसके ऊपर कोई भी हो, देखिए जो सॉइल्स है, सॉइल के ऊपर कैसे वेदरिंग होगी, भू परतें कैसे बनी। जैसे आप कहीं भी वेदरिंग हो रही है, एक परत बनी, उसके ऊपर कुछ समय बाद दूसरी परत बनी, एक साथ पूरी चट्टान का ही निर्माण नहीं होगा। जैसे लावा होता है, लावा से जब ग्लेशियर बाहर लावा बाहर आया जब ज्वालामुखी से, तो उस वो एक साथ ही पूरा का पूरा जम गया और एक चट्टान का स्वरूप ले लेता है जैसे जैसे वो ठंडा होता है। लेकिन क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें, सेडिमेंट्री रॉक्स में ऐसा नहीं होता। उसमें परतें एक के बाद एक बनती हैं और धीरे धीरे चट्टानें बनती हैं। जैसा कि आप लोग देखे होंगे टाइल्स वगैरह निकालने में क्या होता है कि एक के बाद एक परत आपस में निकलती चली जाती है। तो इसमें वेदरिंग और एरोजन पहली प्रक्रिया है। ठीक है, वेदरिंग मेनली सॉइल्स के जो अब क्या है, मृदा निर्माण के लिए जब चट्टानें टूटती हैं उसको कहते हैं वेदरिंग या एरोजन। अपर्दन की बात करते हैं तो इसमें सॉइल्स अपर्दन होता है। इसके या तो ये हवा से, पानी से, ग्लेशियर से किसी भी स्वरूप में हो सकता है और कहीं पे ले जाके उसका डिपोजिशन ये कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट, जैसे पहले वेदरिंग होगी, फिर दूसरा होगा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के लिए हो सकता है वो वाटर हो सकता है वो एयर हो सकता है वो ग्लेशियर हो, कुछ भी हो जो उस मृदा को कहीं पे ले जाके डिपॉजिट कर रहा हो। फिर डिपोजिशन होगा उसका और फाइनली सीमेंटेशन या लिथिफिकेशन होगा। इससे इस प्रक्रिया में क्या होगा कि जो सीमेंटिफिकेशन है उसमें वो परतें एक दूसरे के ऊपर जमती चली जाएंगी। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहेगी। इस प्रोसेस में हम देखेंगे कि एक के बाद एक परत बनती चली जाती है। इस प्रकार सेडिमेंटेशन, जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, इस पर चार विभिन्न प्रोसेस के फॉलो करते हुए बनती है। पहले वेदरिंग होगी, फिर उस जो वेदरिंग हो रही है, जो मृदा वेदर हो रही है, जो सॉइल साल्ट के पार्टिकल्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट होगा, फिर वो डिपॉजिट होंगे और बाद में वो कहीं कहीं उसका जमाव होगा और बाद में उसका पूरी पर लिथिफिकेशन, या लिथिफिकेशन से मतलब है चट्टानों का निर्माण, वो पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होगी। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि देख रहे हैं आप पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि नीचे पूरा का एक पूरा फॉसिल्स बरीड है। आप देख रहे हैं इसमें जो पिक्चर दिखाई दे रही है इसमें बहुत सारे परतें एक के बाद एक हैं। ठीक है, एक के बाद एक विभिन्न परतें हैं और उसमें कहीं किसी भी परत में मान लीजिए इस परत का एक किसी एक ए परत का निर्माण हो रहा था, उसी टाइम कोई अगर फॉसिल्स उस पर गिर गया, अगर कोई फॉसिल वहाँ पे कोई भी एनिमल या प्लांट का लिविंग का रिमिनेंट वहाँ पे छूट गया या वहाँ कोई डेड ऑर्गेनिक मेटल रह गया और उसका ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाई, वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाया, उसके बाद किसी कारण वो तुरंत ही नीचे वाली परत में दब गया, उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाया और धीरे धीरे वो परतों के नीचे दबता चला गया और फाइनली वो नीचे ही बरीड रह गया। इस प्रकार सेडिमेंट्री रॉक्स में ही फॉसिल्स मिलते हैं और किसी रॉक्स में फॉसिल्स
नहीं मिलते। सेडिमेंट्स कवर डेड ऑर्गेनिज्म बिफोर इट हैज टाइम टू रूट और द ऑर्गेनिज्म बॉडी में बिकम फॉसिलाइज्ड। अगर ये सेडिमेंट्री रॉक्स में कोई भी ऑर्गेनिज्म कवर हो जाता है या दब जाता है, पर एक निश्चित टाइम के पहले कि वो ऑर्गेनाइज ना हो पाए, ऑक्सीडाइज ना हो पाए, कि पूरी की पूरी ऑक्सीडाइज हो गया, वो पूरी की पूरी तरह डिकम्पोज हो गए, तो वो फॉसिल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। एज मेनी ईयर्स पास, न्यू टाइप ऑफ सेडिमेंट आर डिपोजिट ऑन टॉप ऑफ ओरिजिनल सेडिमेंट्स containing the fossils and the layer of sediment change to rock. As a result, fossils are finally buried under layers of rock. देखिए धीरे धीरे क्या होगा, कुछ सालों बाद उसके ऊपर एक और परत बनेगी, फिर उसके ऊपर और एक परत बनेगी, और ऐसी परतें बनती, कई परतों के नीचे वो जो फॉसिल्स है वो नीचे दब जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का पूरा जो पोर्शन है वो सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण में मेन ये प्रोसेस है। और सेडिमेंट्री रॉक्स में ही फॉसिल्स मिलते हैं कि देखिए नॉर्मली जो और रॉक है, जैसे है अग्नेय चट्टानें, ठीक है, तो अग्नेय चट्टानें मिलनी लावा से निर्मित होती हैं, और लावा में पूरे का पूरा लावा एक बार में निर्मित होता है, तो बहुत गर्म होता है, तो उसमें कोई फॉसिल्स रह ही नहीं सकता, कोई भी एनिमल रिमेनेंट रह ही नहीं सकता, तो वो फॉसिल्स के निर्माण के लिए नहीं होती। इसके बाद अब है कायांतरिक चट्टानें। कायांतरिक चट्टानें जो अवसादी चट्टानों से या स्तरीय चट्टानों से ही बनती है मेनली, पर उसमें बहुत हीट और प्रेशर की ज़रूरत होती है उसको कायांतरिक चट्टानों को बनने में, अवसादी चट्टानों से। उसमें क्या अगर फॉसिल्स है भी तो फाइनली डिकम्पोज्ड हो जाते हैं, वो नहीं रह पाते। तो इसलिए जो फॉसिल्स के लिए जिम्मेदार चट्टानें या फॉसिल्स किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है, उसका एक ही आंसर है, वो है अवसादी चट्टानें, स्तरीय चट्टानें, या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस कर लें बेस्ड ऑन what you already know about how sedimentary form, you should be able to tell which fossil in the picture are older or younger. देखिए इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि कौन सा लेयर नई है, कौन सी लेयर पुरानी, ये तो सब बता सकते हैं। तो इसमें सबसे आपको पता है कि द यंगेस्ट फॉसिल वी वुड फाउंड इन द टॉप लेयर ऑफ रॉक, द मिडिल लेयर ऑफ रॉक या बॉटम लेयर ऑफ रॉक। देखिए जो आप सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में सबसे पहले इस बारे में डिस्कस करना है कि सेडिमेंट्री रॉक्स में कौन सी लेयर पुरानी है और कौन सी नई है। देखिए इसमें एक ही चीज़ आपको डिस्कस करना है, और जो नॉर्मली रूल फॉलो होता है कि जो सबसे नीचे रॉक है वो ओल्डेस्ट वन है, और जो सबसे टॉप में है वो यंगेस्ट वन है। तो अगर हम फॉसिल्स की बात करते हैं तो जो सबसे ओल्डेस्ट रॉक होगी या लेयर होगी उसी में उसका फॉसिल सबसे ओल्ड होगा, और जो सबसे लेयर ऊपर होगी यंगेस्ट होगी उसका फॉसिल सबसे यंगेस्ट होगा। इसके आधार पे हम विभिन्न परतों की चट्टानें की एज और उसके आधार पे उसके फॉसिल्स के विभिन्न एजेस के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फॉसिल, फॉसिल्स के कितने प्रकार होते हैं, कैसे बनते हैं, और क्या क्या इनके नाम हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला है ओरिजिनल सॉफ्ट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर ओरिजिनल सॉफ्ट पार्ट मतलब उसका अगर सॉफ्ट पार्ट ओरिजिनली प्रिजर्व्ड हो गया है, हम टाइप ऑफ फॉसिल कर रहे हैं प्रिजर्वेशन के आधार पे। हम मेनली चार, हमने पिछली क्लास में देखा था कि हम मेनली चार प्रिजर्वेशन की टाइप्स है, उसके आधार पे ही हम उनको डिवाइड करते हैं। तो ओरिजिनल अगर उनका सॉफ्ट पार्ट जो कोमल पार्ट्स हैं उनके अगर वो ऑर्गेनाइज उनके प्रिजर्व्ड हो गए हैं तो हम उसके आधार पे फॉसिल्स का डिवीजन कर रहे हैं। यूजली ओनली हार्ड पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फॉसिलाइज, बट अंडर एक्सेप्शनली फेवराइल कंडीशन इवन द सॉफ्ट पार्ट आर आल्सो प्रिजर्व। देखिए क्या होता है, यूजली हार्ड पार्ट का प्रिजर्वेशन आसान होता है, जैसे बोन है, टीथ है, नेल्स हैं, हेयर्स हैं, इनका प्रिजर्वेशन आसान होता है क्योंकि ये इजीली डिकम्पोज नहीं होते। लेकिन जो सॉफ्ट पार्ट है जैसे स्किन है, मसल्स है, इंटेस्टाइन है, जो टिश्यू पार्ट है, जो मसल्स टिश्यू है या अदर टिश्यूज हैं, उनका डिकम्पोजिशन बहुत जल्दी होता है। तो अगर वो डिकम्पोज हो जाएंगे तो उनका प्रिजर्वेशन आसानी से, बहुत रेयरली वो एज ए फॉसिल्स मिलते हैं पूरे के पूरे फॉर्म में, नहीं तो हार्ड मैटर जैसे बोन है, हेयर है, नेल्स वगैरह ही मिलते हैं बॉडी के रिमेनेंट्स के रूप में। पर एक्सेप्शनली अपवाद के रूप में कभी कभी सॉफ्ट पार्ट भी मिल जाते हैं, जो फॉसिल मिल जाते हैं। इसके लिए विभिन्न अब जो एक्सेप्शनल कंडीशंस भी होती हैं इनके बनने के लिए। ऑर्गेनिज्म में बी प्रिजर्व इंटैक्ट इन ए मीडियम दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम डीके ऑफ बैक्टीरियल एक्शन। एग्जाम्पल सच है स्पेशल मीडिया आर आइस, ऑयल सैचुरेटेड सॉइल एंड एम्बर। देखिए क्या होता है, अगर ये सॉफ्ट पार्टिकल तभी प्रिजर्व रह सकते हैं कि इनकी ऑक्सीडेशन या डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया ना पूर्ण हो पाए। अगर ये पूर्ण हो गई तो वो फाइनली डिकम्पोज हो जाएगा, वो एज ए फॉसिल्स कन्वर्ट नहीं होगा।
लेकिन जैसे आइस, बर्फ में अगर वो धंस जाए, या कई ऐसी सॉइल है जो आयल सैचुरेटेड है, मतलब कुल मिला के वो पूरी की पूरी आयल से भरी हुई है, जैसे आयल पूरी उस सॉइल में, उस मृदा में आयल की बहुलता है, या फिर अंबर। ये मेनली अंबर क्या होता है, अंबर एक प्लांट रेजिन है, प्लांट रेजिन्स को अंबर कहते हैं। नॉर्मली इस रेजिन्स, जैसे आप कह लो कि गोंद टाइप की संरचना, अगर उसके बीच में कोई एनिमल्स, मेनली इंसेक्ट, उसके बीच में फंस जाते हैं और वो पूरा का पूरा डिकम्पोज नहीं हो पाते, क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, जैसे एक बॉल बबल के अंदर कोई जीव फंस जाए, ठीक है। तो मेनली आइस, बर्फ में, आयल सैचुरेटेड सॉइल में, ठीक है, और अंबर में ही ये जो सॉफ्ट पार्ट है वो फॉसिल्स के रूप में मिलेंगे। द वेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल प्रिजर्व्ड इन द आइस एंड फ्रोजन सॉइल आर वुली मैमथ ऑफ साइबेरिया एंड अलास्का। देखिए, अगर जो फॉसिल्स की बात करते हैं, जो फ्रोजन सॉइल है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वुली मैमथ। ये साइबेरिया और अलास्का वाले क्षेत्रों में, अमेरिका और रूस के साइबेरिया, अलास्का तो अमेरिका वाला क्षेत्र, अमेरिका का क्षेत्र है, साइबेरिया रूस वाला पोर्शन जो है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ जमी रहती थी। जो वहाँ की फ्रोजन सॉइल है, वहाँ पे ये पूरी के पूरे धंस गए थे, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होने के कारण ये ऐसे कंडीशन में, जैसे कि नॉर्मल जीव होता है, बिना डिकम्पोज हुए वो हजारों वर्षों तक पड़े रहे। आपको पता है वोली मैमथ अब हमारे, ये हाथी का एक प्रकार था जो हमारे पास्ट में मिलता था, वर्तमान में ये पूर्णतः पृथ्वी के सबसे एक्सटेंस हो गया, जैसे कि डायनासोर्स और आर्कियोप्टेरिक्स। द ह्यूज एलिफेंट लाइक ए मैमल था, ये बहुत बड़ा एलिफेंट के समान मैमल था, विथ परमा विथ कर्व डक्स। देखिए क्या होता था, ये बहुत बड़ा एलिफेंट जो वर्तमान में एलिफेंट्स मिलते हैं, जो हाथी मिलते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा बड़े साइज का था, और इनके जो कर्व टस्क थे, जो इनके दांत थे जो बाहर निकले रहते थे, वो कर्व रहते थे। एपरेंटली डाइड ड्यू टू हैवी ग्लेशिएशन। ये इनके एक्सटेंस होने या इनके ख़त्म होने के मेन कारण था बहुत ज़्यादा बर्फ जमना, या ग्लेशिएशन, जैसे कहते हैं कि पूरा का पूरी धरती ही बर्फ से दब गई। वी आर बरीड इन द परमाफ्रॉस्ट, ये मेनी थाउजेंड्स ईयर एगो, ये उस ग्लेशिएशन में ये बर्फ के परत के नीचे दब गए हजारों साल पहले। द फर्स्ट सच एज फाइंड एज रिपोर्टेड इन साइबेरिया इन 1799। मोर देन 50 एडिशनल स्पेसिमेन हैव बीन डिस्कवर्ड सिंस देन। क्या हुआ, पहला जो इसका स्पेसिमेन था या पहला फॉसिल्स 1799 में साइबेरिया वाले क्षेत्र में खोजा गया था। उसके बाद अभी तक इसके बहुत सारे, लगभग आप कह लें कि 50 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा इसके जो अवशेष हैं या फॉसिल्स हैं, अभी तक क्षेत्र साइबेरिया और अलास्का वाले क्षेत्र से, जहाँ फ्रोजन सॉइल मिलती है, वहाँ पे ये पाए जा चुके हैं। द आइस प्रिजर्वेशन इज सो परफेक्ट दैन स्किन, हेयर, ब्लड, फ्लैश, अदर पार्ट्स और बॉडी आर इंटैक्ट। देखिए, आइस प्रिजर्व से आप कहते हो, जैसे आजकल भी देखते हो कि अगर कोई चीज़ आपको प्रिजर्व रखनी है, सड़ने से बचानी है, तो उसके लिए हम उसे आइस के बीच में रख देते हैं या फ्रीज में रख देते हैं, उसे ठंडा रखते हैं किसी चीज़। वैसी ही कंडीशन पहले थी, जब वुली मैमथ किसी आइस वाले परमाफ्रॉस्ट में या आइस क्यूब में दब गया, तो उसका जो स्किन था, हेयर था, ब्लड था, फ्लैश था, जो मांस था, वो सारे अदर पार्ट, जो भी पार्ट्स थे, जो सॉफ्ट बॉडी पार्ट थे, सब एकदम फ्रेश थे, इंटैक्ट थे, ठीक है। तो ये आइस प्रिजर्वेशन, आपको पता है कि लो टेम्परेचर प्रिजर्वेशन, जैसा कि आपके कूलेंट में यूज होता है या कहें फ्रिज में यूज होता है, वही सारी प्रोसेस थी। इस प्रकार से वो प्रिजर्व रखे हजारों साल तक, ऐसे कंडीशन में पूरी पूरी तरह प्रिजर्व रहे। फिर अंबर, अंबर अब स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि अंबर से क्या मतलब है। अंबर ये प्लांट रेजिन है, इसके बीच में आप देख सकते हो कि विभिन्न इंसेक्ट फंसे हुए हैं, ये इंटेक्ट उसके बीच में फंस जाते हैं, और इनका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, या फिर कहीं डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता, तो ये लाखों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक ऐसी कंडीशन में दबे रहते हैं या बने रहते हैं। अंबर इज फॉसिलाइज्ड ट्री रेजिन दैट हैज बीन एप्रिसिएटेड फॉर इट्स कलर एंड नेचुरली ब्यूटी सिंस न्यूलिथिक टाइम। देखिए, न्यूलिथिक टाइम, या कहें कि अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, उसमें अंबर को, या जो अंबर का है, जो ये फॉसिलाइज्ड ट्री रेजिन होता है, मतलब इसके अंदर फॉसिल्स मिलते हैं, बहुतता से फॉसिल्स मिलते हैं, पर ये मेनली नेचुरल अपने कलर के लिए और ब्यूटी के लिए, अपनी सुंदरता के लिए ही ये वर्तमान टाइम में जाना जाता है। इसको यूज करते हैं एज ए ब्यूटी प्रोडक्ट, या विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं। ये रेजिन होता है, इसका ये एक्सट्रैक्ट या इसको एज ए केमिकल के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। मच वैल्यूड फ्रॉम एंटिक्विटी ऑफ द प्रेजेंट इन गेमस्टोन
अंबर इज मेड इनटू ए वैरायटी ऑफ डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स। जो अंबर होता है उसको विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन या घर को सजाने या उसके अदर प्रोडक्ट्स को बनाने में इसका सजावट के सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अंबर इज यूज्ड इन ज्वेलरी। अंबर को ज्वेलरी के रूप में भी यूज किया जाता है। इट हैज आल्सो बीन यूज्ड इन द हीलिंग एजेंट ऑफ फोक मेडिसिन। ये एक हीलिंग एजेंट या कहीं मेडिसिन के रूप में भी यूज होता है, घाव को भरने के काम आता है। मेनली ये इसमें इनसे छोटे छोटे एनिमल्स का ही फॉसिल्स मिलता है, छोटे छोटे एनिमल्स के ही फॉसिल मिलते हैं। ठीक है, उली मैमथ आप देख सकते हो कि उली मैमथ का जो स्पेस मिला था, ये देख सकते हैं कि आप कैसा था। देखिए इसका अब स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो जैसा पूरी स्किन थी, उसके हेयर थे, सब ऐसे प्रिजर्व्ड है। आप दूसरी पिक्चर में देख सकते हैं कि ये कैसे दिखते थे वास्तविकता में। इनके बड़े बड़े बाल होते थे और लंबे लंबे कर्व टस्क रहते थे। ठीक है, इसके बाद और अगला पार्ट देखते हैं। द रिमेन्स इन extinct rhinoceros has been obtained from oil-saturated soil of eastern Poland. This is rather uncommon medium for the preservation, but it has resulted in the well-preserved skin and flesh. देखिए जो एक्सटिंक्ट राइनोसेरस है, विलुप्त राइनोसेरस की एक प्रजाति थी जो ऑयल सैचुरेटेड सॉइल में मिली। ऑयल सैचुरेटेड सॉइल में कहाँ मिली? पूर्वी पोलैंड में, यूरोप में मिली। दिस इज ए बहुत ये जो ऑयल सैचुरेटेड सॉइल है, ये एक बहुत रेयर कॉमन मीडियम है प्रिजर्वेशन के लिए। पर अगर ये इसमें कोई भी जीव प्रिजर्व होता है तो उसकी वो बहुत तरीके से, या उसके जो सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स होते हैं वो हमेशा बने रहते हैं। देखिए ऑयल सैचुरेशन, जैसे आप देखते होंगे जो मम्मी वगैरह बनाते थे, जैसे मिस्र वगैरह में, उसमें भी विभिन्न प्रकार के ऑयल्स का, मसालों का यूज करते थे उनके प्रिजर्वेशन के लिए। तो अगर कोई ऑयल सैचुरेटेड ऑयल्स में, जैसे किसी जीव को ऑयल में डिपोज कर दिया जाए, आपको पता है कि ऑयल्स में लगभग ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया नहीं होती। तो अगर कोई चीज़ ऑयल में डूब जाए, तेल में डूब जाए, तो बहुत समय तक बनी रहती है। जैसे अचार, आप लोगों ने सबने सुना होगा कि अगर अचार की बात कर रहे हैं तो अचार में हम मेनली अगर उसमें तेल और नमक का यूज करके उसे सड़ने से बचाते हैं, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल एक्शंस नहीं हो पाते। तो ऐसे ही ऑयल सैचुरेटेड जो सॉइल थी उसमें जो एक्सटिंक्ट राइनोसेरोस था वो बचा रह गया। वो बहुत एकदम कॉमन कंडीशन में जैसे वुली मैमथ था वैसे ही बना। अनदर इंटरेस्टिंग मीडियम ऑफ प्रिजर्वेशन अंबर, जैसा मैंने कहा कि ये प्लांट रेजिन है। फ्री हिस्टोरिक इंसेक्ट, अभी जो प्रागैतिहासिक काल के, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के जो इंसेक्ट थे, कीट थे, मेनली इसके अंदर उनके फॉसिल्स मिलते हैं। entrapped sticky gum like resin that exude out from the trunk of tree। ठीक है, दिस येलोइश कलर्ड रेजिन इज कॉल्ड amber। इट इज ए ड्राइड एंड solidified in insect remain embedded in the resin as remarkably well preserved fossil which show even historical details like freshly preserved specimen। देखिए जो अंबर होता है, अंबर क्या होता है? प्लांट रेजिन होता है। नॉर्मली ये चिपचिपा होता है और जब ये सूख जाता है तो हार्ड, एकदम हार्ड हो जाता है। ये नॉर्मली आपको पता है कि ये गाद टाइप की संरचना है या गोंद टाइप संरचना है जो उसके ट्रंक से निकलती है या स्टेम से निकलती है। आप सबने देखा होगा, मेनली बबूल के पेड़ में तो देखा ही होगा। तो उसमें देखिएगा तो उसमें क्या होगा कि अगर कोई इंसेक्ट, गम टाइप स्ट्रक्चर, अगर ये किसी इंसेक्ट उसके अंदर बरीड हो गया, धस गया, तो वो बाद में सूख जाएगा, और सूख जाएगा तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया, डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी और वो प्रिजर्व फॉसिल रहेगा, इम्बेडेड, एकदम फ्रेशली प्रिजर्व रहेगा। सेम प्रागैतिहासिक काल के हजारों साल पहले के जो इंसेक्ट्स हैं उनकी वैरायटी के बारे में हम मेनली किससे जानते हैं? तो मेनली हम्बर के रूप में जानते हैं। नॉर्मली इंसेक्ट के जो हैं, इंसेक्ट की जो वैरायटी है, फॉसिल्स है, वो और कहीं मिलना मुश्किल होते हैं, पर अंबर में वो आसानी से मिल जाते हैं। डिजर्ट फॉर्म में बी ड्राइड out by the hard dry desert wind, then buried in the shifting sand resulting in the well preserved skin and bone। देखिए डिजर्ट फॉर्म्स में, रेगिस्तान में भी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया बहुत कम होती है। आपको पता है कि वहाँ कोई भी चीज़ ड्राई हो जाती है। अगर कोई फ्रेशली कोई डेथ एनिमल है या प्लांट है तो बहुत जल्दी सूख जाता है। वहाँ ह्यूमिडिटी भी कम होती है। देखिए अगर किसी चीज़ का डिकम्पोजिशन होना है तो वहाँ नमी और वायु की उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो नमी होती है, ड्राइड रेगिस्तान में नॉर्मली जो नमी है, ह्यूमिडिटी है, उसका अभाव होता है, जिसके कारण डिजर्ट में जो भी चीज़ है वो बहुत जल्दी सूख जाती है। आपको पता है कि किसी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए हम अपने घर में विभिन्न चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए सुखा लेते हैं, सुखा के रख लेते हैं। तो जब डिजर्ट में जो
एनिमल्स अगर वो डेड हुए और बहुत गर्मी पड़ रही तो सूख जाते हैं, तो डिकम्पोज नहीं हो पाते, और बाद में वो क्या हुआ, सॉइल में वो सैंड्स में धंस गए और बहुत सालों तक वो नीचे दबे रहे, तो इनकी उनकी स्किन और बोन तक बची रह जाती है, क्योंकि वहाँ डिकम्पोजिशन नहीं है, वो सूख गए। ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ फॉसिल्स ऑफ सॉफ्ट पार्ट एनिमल इज हाउ ओवर वेरी स्मॉल कंपेयर टू द अदर मेथड ऑफ फॉसिल। देखिए, जो टोटल नंबर ऑफ फॉसिल्स में अगर सॉफ्ट पार्ट की बात करें तो ये बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि इनका प्रिजर्वेशन या इनका फॉसिलाइजेशन बहुत रेयर होता है और ये बहुत मुश्किल से होता है। ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ये पूरी प्रक्रिया है ये बहुत मुश्किल है। जो हम फॉसिलाइजेशन के जो अलग तरीके हैं और अलग प्रकार, उनके फॉसिल्स बेहतर मिलते हैं और ज़्यादा मिलते हैं, जबकि इनके फॉसिल्स अगर सॉफ्ट बॉडी पार्ट की बात करें तो इनके फॉसिल्स बहुत कम मिलते हैं और मुश्किल से मिलते हैं। राइनोसेरॉस जो कि उसके इंसिडेंट मिले थे ऑयल सेचुरेटेड सॉइल्स में। ठीक है। फिर ओरिजिनल हार्ड पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर जो ऑर्गेनिज्म का हार्ड पार्ट जो फॉसिलाइज्ड होता है या फॉसिल्स बनता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं भी। द मोस्ट एनिमल एंड प्लांट हैव सम हार्ड पार्ट इन देयर बॉडी विच आर कैपेबल टू फॉसिलाइज दिस में बी इन द फॉलोइंग फॉर्म। देखिए, जो फॉसिलाइजेशन है, जो फॉसिलाइजेशन की प्रक्रिया है, तो उसमें हम देखते हैं कि हार्ड बॉडी पार्ट का जो फॉसिलाइजेशन है, जीवाश्मीकरण है, वो बहुत आसानी से, जैसे बोन है, टीथ है, नेल्स है, हेयर्स है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। और जो मैक्सिमम फॉसिल्स मिलते हैं वो मेनली हार्ड पार्ट के ही मिलते हैं। तो इसमें पहला प्रकार है कैल्सिटिक रिमेन्स। कैल्सिटिक रिमेन्स से तात्पर्य है जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है, या जो ऐसे पार्ट, जो ऐसे एनिमल्स के रिमेन जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। ठीक है। एग्जाम्पल में सेल्स ऑफ फॉर्मेनिफेरा, आपको पता है जो कोरल रीफ्स मिलते हैं वो मेनली फॉर्मेनिफेरन से मिलते हैं। उनके उनके जो, ठीक है, उनके जो सेल होती है, जो उनकी कवरिंग होती है, वो मेनली सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, तो ना इजिली डिकम्पोज नहीं होती। कोरल्स हैं, टेस्ट ऑफ इकाइनोडर्म्स हैं, ब्रैंकियोपोड्स है। कॉमन कंस्टिट्यूएंट ऑफ दीज हार्ड पार्ट आर मिनरल कैल्साइट। जो इनके जो विभिन्न प्रकार के हैं, इनका जो हार्ड पार्ट होता है, जो इनकी कवरिंग होती है, वो कैल्शियम की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की या सिलिकेट की, तो मेनली ये डिकम्पोज नहीं हो पाती है, तो इसलिए इनके रिमेन्स आसानी से हजारों वर्षों तक बने रहते हैं और इनके अवशेष मिल जाते हैं आसानी से। फिर है अर्गोनेटिक, ठीक है, रिमेन्स, सेला गैस्ट्रोपोड, ठीक है, पेलिसिपोडा, गैस्ट्रोपोडा, पेलिशियोपोडा, सिफेलोपोड्स के ये अनस्टेबल फ्रॉम द कैल्साइट। देखिए, आपको पता है ये मोलस्का की क्लासेस हैं। अगर मोलस्का के विभिन्न क्लासेस में देखिए तो उसमें सेल की कोटिंग कवरिंग पाई जाती है, सेल आउटर उनके कवरिंग के रूप में पाई जाती है, तो उनके जो अवशेष होते हैं वो मेनली मिलते हैं। पर ये अनस्टेबल कैल्साइट होते हैं, कैल्शियम के जो कैल्शियम के कंपाउंड्स होते हैं अनस्टेबल होते हैं, थोड़े टाइम तक ही मिलते हैं, फिर ये डिकम्पोज्ड हो जाते हैं। फास्फेटिक रिमेन्स, बोन्स ऑफ वर्टिब्रेट, जो आपको पता है कि जो हमारी ब्रेन्स है या वर्टिब्रेट्स की जो बोन्स होती हैं उसमें कैल्शियम फास्फेट वगैरह काफ़ी मात्रा में मिलता है, तो जो उनके रिमेन्स होते हैं वो किसके कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। फिर सिलेसियस रिमेन्स, रेडुलेरियन सेल और स्केलेटन ऑफ सम स्पंजेस, जो आपको पता है जो सिलेसियस स्पिक्यूल्स होते हैं, जब आप पूरी फेरा पढ़ेंगे तो जो उसमें देखेंगे जो रेडुलेरियन है उनकी सेल्स मेनली सिलिका की बनी होती है, और सिलिका का डिकम्पोजिशन भी नॉर्मली कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्साइड जैसे सेल ऑफ फॉर्मेनिफेरन्स है उनके समान ही इसको मुश्किल से डिकम्पोज किया जा सकता है, ये हजारों साल तक आराम से बनी रहती हैं। ठीक है। फिर है काइटिनस रेमेन्स, स्केलेटन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, जो आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन होता है, जो उनका बाहरी कवच होता है, जो कहें कि जैसे विंग्स है उनके या उनके फंक्स हैं, उनमें जो काइटिनस रिमेन्स होते हैं वो भी काफ़ी टाइम तक बचे रहते हैं, पर वो बहुत टाइम तक नहीं रह सकते, उनका भी डिकम्पोजिशन बोन की तुलना में जल्दी हो जाता है। तो ये हो गए ओरिजिनल पार्ट्स के रिमेन्स। इसके बाद हम देखते हैं हार्ड पार्ट ऑफ अल्टर्ड हार्ड पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब हार्ड पार्ट किसी स्वरूप में परिवर्तित हो जाए तो उनके रिमेन्स किस रूप में दिखाई देते हैं, उनके जो फॉसिल्स हैं उसका हम थर्ड प्रकार पढ़ रहे हैं। द ओरिजिनल हार्ट स्ट्रक्चर ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म में भी अंडरगो कंसिडरेबल वेरिएशन विद द पैसेज ऑफ टाइम। देखिए, जैसे जैसे टाइम बीतता है ये हार्ड पार्टिकल्स विभिन्न स्वरूपों में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि देखिए इनमें मिनरलाइजेशन या डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया कंटिन्यूसली भले धीरे धीरे ही चल रही हो पर चलती तो रहती है, इस कारण इनका स्वरूप परिवर्तित होता रहता है।
These changes may come out from many different ways depending upon the body materials of organism, environmental conditions in which organism lived, and the condition under which the remains of organism deposited. देखिए, यह स्वरूप परिवर्तित किस प्रकार से होता है, इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं कि ये इनकी बॉडी पार्ट्स जो बॉडी पार्ट बरीड हुआ है या फॉसिल में जो कन्वर्ट हो रहा है वो कैसा बना है, किस मटेरियल का बना हुआ है, बोन है कि सॉफ्ट बॉडी पार्ट है कि नेल है कि हेयर है, और वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसी। मान लीजिए वहाँ रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट में ह्यूमिडिटी और नॉर्मल ऑक्सीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज होती है, तो वहाँ पे फॉसिलाइजेशन की प्रक्रिया अलग होगी। अगर मान लीजिए वो फ्रोजन सॉइल है, ठीक है, जमी हुई सॉइल है, तो वहाँ पे अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया लो होगी। जैसे डिजर्ट सॉइल है तो अगर डिजर्ट क्लाइमेट है, डिजर्ट सॉइल है, तो वहाँ भी डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया अलग होती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परिस्थितियों में या इन्वायरमेंटल कंडीशंस में अलग अलग से उस जीव का जो फॉसिलाइजेशन है, उसके जो कन्वर्ट होने का, जो उसके हार्ड पार्ट कन्वर्ट होने की प्रक्रिया है, वो अलग अलग हुई। द कंडीशन अंडर विच रिमेन्स, देखिए, और हो सकता है कुछ और कंडीशन हो जिसमें ऑर्गेनिज्म डिपॉजिट हुआ हो या धंस गया हो या उसमें बरीड हो गया हो। इसमें पहली प्रक्रिया है कार्बोनाइजेशन या डिस्टिलेशन की। इसमें हम देखते हैं तो सॉफ्ट ऑर्गेनिक मटेरियल्स में बी प्रिजर्व बाय कार्बोनाइजेशन और डिस्टिलेशन, ए प्रोसेस इन विच एज ए टाइम पास्ट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और लास्ट एंड ओनली थिन फिल्म ऑफ कार्बोनेशियस मटेरियल्स रिमेन्स। ठीक है, दिस कार्बन reside may retain many of the characteristics of form of original organism. A film of carbon is lost from fossil preserved in grained sediments. A replica of surface called impression may still show considerable details. Jellyfish, fish, parts of and tree have been fossilized in the manner. देखिए कार्बोनाइज, देखिए नॉर्मली क्या होगा, जो सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स होते हैं वो नॉर्मली डिकम्पोज हो जाते हैं, जो उनके गैसियस फॉर्म है। देखिए भले वो दब जाएं, सॉइल के नीचे दब जाएं, पर उनमें स्लो प्रोसेस होती है डिकम्पोजिशन की, लेकिन धीरे धीरे जो उसकी गैसियस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और अदर गैसेस हैं, वो रिलीज हो जाती हैं। बस उसका जो कार्बन वाला पार्ट है, कार्बोनिशियस पार्ट है, वो एक फिल्म के रूप में या एक पतली फिल्म के रूप में रिमेन कर जाता है। जैसे आपने कभी देखा होगा फॉरेस्ट वगैरह में गए होंगे तो जो पत्ती डिकम्पोज हो रही होती है तो उस एक परत टाइप की संरचना, एक झिल्ली नुमा संरचना दिखाई देती है। दिस कार्बन रिसाइड में रिमेन मेनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म। ये जो परतीय संरचना है, झिल्ली नुमा संरचना है, वो उसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उस ऑर्गेनिज्म के होंगे। उस कार्बन की डिटेल से हम उस ऑर्गेनिज्म के बारे में बहुत सारी डिटेल्स पता कर सकते हैं। जो ये रिप्लिका है या जो ये कॉपी है जो सरफेस पे पड़ी हुई है, बची हुई है, इसको हम इम्प्रेशन कहते हैं। इम्प्रेशन से हमारा तात्पर्य है चिन्ह। जैसे मान लीजिए कोई लीफ पर, वहाँ पे आप दलदली क्षेत्र में तो आराम से देख सकते हैं, अगर दलदल में कोई है, आप कीचड़ में देखिएगा कोई पत्ती अगर गिर गई और फिर बाद में वो कीचड़ सूख गया तो वहाँ जो रिमेनेंट्स है उसकी पत्ती के कुछ चिन्ह रह जाते हैं। गीली मिट्टी में देखिएगा, फिर उसके बाद जब वो सूख जाती है तो उसमें पत्ती के चिन्ह बन जाते हैं, वही है इम्प्रेशन। जैसे मेनली ये सॉफ्ट बॉडी पार्ट का ही डिकम्पोजिशन है, जिसमें किसके में वो नॉर्मली डिकम्पोज हो जाते हैं, उनकी एक पतली परत या फिर पूरा उनका चिन्ह रह जाता है। ये है जैसे जेली फिश है या फिर पार्ट्स ऑफ ट्री हैं जो नॉर्मली डिकम्पोज हो जाते हैं और उनके बस चिन्ह रह जाते हैं, जिससे हम उसके बारे में नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं। फिर है दूसरा है अल्टर्ड हार्ड पार्ट्स में ही, हार्ड पार्ट के परिवर्तित स्वरूप में ही है परमिनरलाइजेशन या पेट्रिफिकेशन। ठीक है, पेट्रिफिकेशन नॉर्मली आपको पता है कि इसमें मिनरल का डिकम्पोजिशन होता है। ऑफ्टन फॉसिल्स बिकम पेट्रिफाइड, लिटरली टर्न इनटू स्टोन्स, meaning that the small internal cavity or pores of original structure are filled with petrified mineral matter. The hard part of many organisms have been preserved by this method, and such fossils are heavy and stone-like. Petrified wood is the most common example of this type of preservation. देखिए जो पर मिनरलाइजेशन और पेट्रिफिकेशन, मेनली इसको हम पेट्रिफिकेशन कहते हैं। पर मिनरलाइजेशन या मिनरलाइजेशन की एक प्रक्रिया है। मिनरलाइजेशन मतलब कि उसमें मिनरल्स का जमाव। देखिए होता क्या है कि जो फॉसिल्स होते हैं, हार्ड पार्ट जो हैं, उनमें कहीं से एक छोटा सा अगर पोर हो गया, तो आपको पता है कि जैसे वो रेत में दबे हुए हैं
तो जो पेट्रिफिकेशन की प्रक्रिया है उसमें वो मान लीजिए कि वो दबे हुए हैं और उसमें एक छेद हो गया, तो धीरे धीरे जो रेत है उसके अंदर फिलअप होती जाएगी। फिर फिलअप होते होते वो पूरी हार्ड स्टोन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और इस प्रकार की इस पूरी प्रक्रिया को हम मिनरलाइजेशन कहते हैं। मिनरल का डिपोजिशन उस हार्ड बॉडी पार्ट में हो जाएगा और इस प्रकार से जो रिमेनेंट बचेगा वो हजारों साल तक रहेगा, क्योंकि इसका नॉर्मली हार्ड एकदम स्टोन टाइप हो जाएगा। इस पर जैसे पेट्रीफाइड वुड होता है, लकड़ी होती है, एकदम कॉमन हार्ड टाइप का हो जाएगा। जैसे बोन है, बोन में मान लीजिए कहीं से पोर हुआ और वहाँ पे मिनरल्स का उसके अंदर अगर प्रवेश कर गए पूरे रेत के पार्टिकल, तो अंदर से वो पूरी तरह से सॉलिड हो गई। इस प्रकार के प्रक्रिया को हम कहते हैं मिनरलाइजेशन या परमिनरलाइजेशन। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हमें यहाँ पे देखते हैं। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, पेट्रीफिकेशन या पेट्रीफाइड फॉसिल्स। फिर है रिप्लेसमेंट और मिनरलाइजेशन। दिस टाइप ऑफ प्रिजर्वेशन अकर व्हेन circulating water dissolves chemicals from bones and cells and leaves them light and spongy. More often the chemicals are dissolved, they are replaced by other. Example, gaps are filled up by the deposition of minerals bearing solution. The replacing minerals are more often 50 type. Most of them are silica, lime, quartz and pyrites. नॉर्मली जो रिप्लेसमेंट और मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया देखिए, ऊपर वाले में भी मिनरल्स का ही डिपोजिशन हो रहा है, पर जो पर मिनरलाइजेशन और पेट्रिफिकेशन है रिप्लेस में, जिसमें क्या होता है उसमें देखिए एक पोर से नॉर्मली मिनरल्स का प्रवेश हो रहा था और वो हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था। जबकि रिप्लेसमेंट में क्या होगा कि जो उसके मिनरल से, मान लीजिए कोई बोन है या कोई बॉडी पार्ट्स है, तो वो क्या होगा कि वो वहाँ से जो उसके ओरिजिनल बॉडी पार्ट जो कंपोनेंट्स है वो तो डिजॉल्व होते जाएंगे, जैसे बोन्स है, सेल्स है, पर उनका क्या होगा, जो उसकी जगह दूसरे डिपोजिशन दूसरे मिनरल्स का केमिकल का जो जैसे मान लीजिए जल में है, तो जल में जो दूसरे केमिकल्स घुले हुए हैं उनका डिपोजिशन वहाँ होता रहेगा। तो मान लीजिए बोन्स में कैल्शियम फास्फेट था, उसका वो वहाँ से रिलीज होता गया, पानी में घुलता गया धीरे धीरे प्रक्रिया द्वारा, लेकिन जो अदर मिनरल्स है वो उसकी जगह लेते गए। इस प्रकार से जो मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया उसमें सिलिका, लाइम, क्वार्ट्ज और पायराइट्स का डिपोजिशन हो जाता है और वो हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट रहते हैं। तो इस प्रकार के फॉसिल्स को हम क्या कहते हैं, मिनरलाइज फॉसिल या मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया से हम प्रिजर्व करते हैं फॉसिल्स को। हमें प्रिजर्वेशन की प्रक्रियाएं ही पढ़ने हैं। तो अगला है ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के जो छोटे छोटे पार्ट्स रह जाते हैं वो किस प्रकार से फॉसिल्स का निर्माण करते हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसको हम ट्रेसेस ऑफ फॉसिल्स के रूप में देखते हैं। इन एडिशन ऑफ फॉसिल्स ऑलरेडी मेंशन्ड, देयर आर न्यूमरस अदर टाइप, मेनी ऑफ देम ओनली ट्रेसेस आर इम्प्रेशन ऑफ प्री हिस्टोरिक लाइफ, एग्जाम्पल सच एज इनडायरेक्ट एविडेंस इंक्लूडेड। देखिए बहुत सारे फॉसिल्स के स्वरूप हमने डिस्कस कर लिए हैं, उसके अलावा भी अभी कुछ और हैं जो हमें प्री हिस्टोरिक लाइफ या प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमें बताते हैं। इनमें जो ट्रेसेस होते हैं, कुछ बॉडी पार्ट्स के ही कुछ चिन्ह मिल जाएं या कुछ बॉडी पार्ट्स मिल जाएं। इसमें पहला है मोल्ड। ठीक है, ए मोल्ड इज द इम्प्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द सराउंडिंग मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए सेल या बोन अदर स्ट्रक्चर आर बरीड इन सेडिमेंट्स then dissolve the groundwater leaving a cavity. A mold is created. The mold reflect only the shape of surface making organism but does not reveal the information concerning the internal structure. Mold thin form such as leaves of plant are called imprints. देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कोई प्लांट्स है, उसका जो मोल्ड कैसे बनता है, तो मान लीजिए कोई पार्ट है वो दलदल में या कहीं दब गया, कहीं भी किसी सेडिमेंट्स में दब गया, होगा क्या, वो धीरे धीरे तो डिकम्पोज होता चला जाएगा। वो मान लीजिए दो परतों के बीच में फंसा हुआ है तो उसका डिकम्पोजिशन धीरे धीरे हो रहा है, पर उसके अब वहाँ पे चारों तरफ वो हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया धीरे धीरे। मान लीजिए लीव्स दबी हुई थी, लीव्स या कोई भी बॉडी पार्ट मान लीजिए दबा हुआ था, फिर वो परत सूख गई, दलदल में वो दब गई, दलदल में दब गई, वो सूख गई, तो धीरे धीरे तो वो डिकम्पोज हो गई लीव्स, पर उसकी जगह क्या है, पूरा एक कैविटी, एक स्थान खाली रह गया। बाद में हम जब खुदाई वगैरह करते हैं तो वो पार्ट बाहर निकल के हमें दिखाई देता है। जब हमसे खुदाई करते हैं तो एक इम्प्रेशन टाइप की संरचना रह जाती है, एक चिन्ह टाइप की, एक कैविटी टाइप की संरचना रह जाती है। उससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि कैसे बॉडी पार्ट से यहाँ पे प्रिजर्व थे या यहाँ पे किसी का डिकम्पोजिशन हुआ था। तो मोल्ड्स में मेनली क्या होगा कि बॉडी पार्ट के स्थान पे वहाँ पे एक कैविटी उसी शेप की रह जाएगी, स्थान खाली रह जाएगा, बाकी सराउंडिंग पूरी सूख जाएगी, थिन फॉर्म रह जाएगा।
अगर वो चिन्ह के रूप में है तो नॉर्मली क्या होगा, इम्प्रिंट्स के रूप में। नॉर्मली देखिए, एक जो मोल्ड्स होते हैं वो आंतरिक संरचना के बारे में, या बॉडी किस किस जीव की थी, कैसी थी, उसके वो किस ऑर्गेनिक मैटर से बना था, उसके मटेरियल्स क्या थे, उसके बारे में कुछ नहीं कहता। बस उसके चिन्ह के बारे में, वो कैसा उसका स्वरूप था, आउटलाइन कैसी थी, उसका मार्फोलॉजी कैसी थी, सिर्फ उसी के बारे में डिस्कशन करता है। क्योंकि ये सिर्फ आउटलाइन है या एक कैविटी है। जैसे मान लीजिए कोई कोई भी एनिमल है, मान लीजिए भेड़ दब गई, भेड़ का स्वरूप बाहर से दिखाई देगा कि एक एनिमल था, जैसा एनिमल के जैसा पूरा स्वरूप दिखाएगा, पर वो अंदर उसके कैसी संरचना थी, कैसी स्किन बनी थी, क्या उसके मटेरियल से, वो सारे के सारे डिकम्पोज हो चुके होते हैं, बस आउटलाइन बची होती है। तो इसको हम कहते हैं मोल्ड। नॉर्मली कैविटी के स्वरूप में दिखाई देती है। फिर इसके बाद आता है कास्ट। ठीक है, कास्ट और मोल्ड में दोनों में बस थोड़ा सा ही अंतर है। क्या होता है कि जो कास्ट होता है, कास्ट को पढ़ लेते हैं पहले, फिर हम बता देते हैं। मेनली ये कैविटी जो होती है, कैविटी अगर किसी मिनरल से फिलअप हो जाए और वो उस बॉडी की संरचना का स्वरूप धारण कर ले, तब हम उसे कहते हैं कास्ट। अगर वो खोखली रह जाए, कैविटी के फॉर्म में रह जाए, तो उसे मोल्ड कहते हैं। अगर वहाँ पे डिपोजिशन हो गया, मिनरल का डिपोजिशन हो गया, तो हम उसे कहते हैं कास्ट। द hollow cavity or molds are subsequently filled with some minerals matter and natural cast are formed। देखिए, this differ from petrification in that they remain only the form or shape or organism but not the structure, and artificial cast are produced when the mold is filled up with liquid rubber or dental bags or plaster of paris। देखिए, जो कास्ट है, नॉर्मली मैंने कहा कि वो एक ढांचा है। जो ढांचे को हम क्या कहते हैं, देखिए ढांचे को अगर हम मोल्ड की बात करें तो मोल्ड एक ढांचा है, कैविटी है। जैसे आप कह लें कि किसी चीज़ के बीच में एक छेद है, मान किसी जीव वहाँ पे बरीड था, धस गया था, उसका डिकम्पोज होगा तो वहाँ खाली स्थान रहेगी, कैविटी रहेगी, तो वो है मोल्ड। और अगर हम कास्ट की बात करते हैं तो अगर वो फिलअप हो गया किसी मिनरल से और वहाँ पे एक संरचना बना रहा है, मान लीजिए मैंने कहा कि एक भेड़ दब गई थी और भेड़ वहाँ पे डिकम्पोज हो गई, तो वो मोल्ड है और खाली स्थान रह गया। अगर वो किसी मिनरल से फिलअप हो गई और वो भेड़ के स्वरूप को बता रही, पर यहाँ पे आंतरिक संरचना के बारे में वो भी नहीं बता, वो मिनरल से ही फिलअप है, तो वो है कास्ट। देखिए, ये पेट्रिफिकेशन है मिनरलाइजेशन से इस तरह से अलग है कि वहाँ पे अंदर जो आंतरिक संरचनाएं थी वो, या वो उसके जो ऑर्गेनिक किस मटेरियल से बना है उसके बारे में भी बता रहा था। लेकिन यहाँ पे कि उसकी आंतरिक संरचना के बारे में या उसके कंपोजिशन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी, बस उसके बाह्य स्वरूप के बारे में ही जानकारी मिलेगी। नॉर्मली हम आर्टिफिशियल कास्ट किससे बनाते हैं, नॉर्मली आप देखे होंगे कोई मूर्ति बना रहा है या कोई ढांचा बना रहा है या कोई मॉडल बना रहा है, या तो हम क्या देखते हैं कि रबर के उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस भर देते हैं, तो वो एक संरचना बन जाती है। जैसे आप देखिएगा किसी की भी मूर्ति, अगर किसी की मूर्ति बना रहे हैं तो क्या होता है, उसको फिलअप कर देते हैं और वो एक संरचना के स्वरूप में बन जाती है। तो इसको कहते हैं आर्टिफिशियल कास्ट। इससे आप कास्ट को आसानी से समझ सकते हैं कि अगर एक खोखला है, मॉडल है, उसके अंदर हमने कुछ भर दिया, मेनली प्लास्टर ऑफ पेरिस भर देते हैं जब मूर्ति वगैरह बनाते हैं, तो आप देखिएगा तो वो आसानी से उस स्वरूप में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर इसमें थर्ड है ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म में, ट्रेसेस एंड ट्रेल्स। ट्रैक्स ऑफ ट्रीज, tracks and traces are footprint made by animal and they are walk over ground. These tracks are more likely be preserved in the arid and semi-arid area. Footprint occurring in series, however, many indicates the size, shape of foot, length and limbs, posture and type of joints. Footprint of dinosaurs have been found in the excellent shape of red stone of the con- कनेक्टिकट वैली यूएसए। कनेक्टिकट वैली यूएसए में इसके जो फ्रेंड्स थे मिले थे। देखिए, जो ट्रेल हम अभी ट्रेसेस की बात कर लेते हैं, जो ट्रेसेस होते हैं ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, तो जो ट्रेसेस या ट्रैक्स हैं वो मेनली कहाँ कैसे, ये भी प्रिंट है, फुटप्रिंट है मेनली। जैसे बड़े बड़े, जैसे आप चलते हो, अगर गीली मिट्टी पे चल रहे हो, आप गिल्ली मिट्टी पे चल रहे हो या रेत पे चल रहे हो, तो आपके जो पैरों के चिन्ह हैं वो रह जाते हैं। मान लीजिए वो गीली मिट्टी बाद में सूख गई, तो आपके पाँव के जो चिन्ह थे वो तो हमेशा रह जाएंगे जब तक वो मिट्टी दोबारा गीली नहीं होती। अगर मान लीजिए वो मिट्टी बाद में स्टोन में कन्वर्ट हो जाए, जैसे आप मटका बनाते हैं तो मिट्टी थी, बाद में उसे अगर पका देते तो जो उसका स्वरूप होता है वो उसी रूप में दिखाई देती है। मान लीजिए वो मिट्टी बाद में रॉक में कन्वर्ट हो गई, हीट होके पूरी की तरह रॉक में कन्वर्ट हो गई, तो जो वहाँ पे ट्रेसेस थे, जो पदचिन्ह थे, वो बने रहेंगे हजारों साल तक। तो इस प्रकार से जो चिन्ह बनते हैं उन्हें हम ट्रेसेस कहते हैं। मेनली एरिड और सेमी एरिड एरिया में मिलते हैं, मेनली सूखा वाले या जो, ठीक है,
शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्रों में मिलते हैं। तो क्या होता है, वहाँ पे मिट्टी बहुत जल्दी, अगर आपके चिन्ह है थोड़ा सा टाइम वर्षा हुई, वर्षा में थोड़ी मिट्टी गीली हुई, वहाँ पे कुछ चिन्ह छूटे और वो बाद में सूख गए, तो वहाँ पे चिन्ह बचे रह जाते हैं। तो इसमें इन चिन्हों से, जैसे अगर आपके पाँव का साइज आपको पता है तो आपसे उससे एनिमल्स का आपके साइज, स्वरूप, आपके पैरों की लेंथ, सबकी जानकारी आप आसानी से पता सकते हो। जैसे आप अगर किसी बच्चे का फुटप्रिंट है तो उससे आसानी समझ सकते हो कि ये बच्चे का फुटप्रिंट, अगर आपका है तो आपको पता चलेगा कि ये कितने बड़े आदमी का फुटप्रिंट है। उससे आप उसकी लेंथ, उसकी बॉडी लेंथ, उसका पोस्चर, उसके टाइप, स्वरूप, वो अगर 2 पैर है तो वो पता है बाइपेडिल लिम्ब शो कर रहा था, अगर 4 पैर है तो आपको पता चलेगा फुटप्रिंट। तो ये एक सीरीज में मिलेंगे, लगातार कुछ दूरी तक मिलेंगे, तो उससे हमें उसके पूरी जानकारी मिल जाती है कि वो कितना बड़ा था, उसके स्वरूप, उसकी मार्फोलॉजी या उसके आउटलाइन के स्ट्रक्चर को हमें पता करने में आसानी होती है। जैसे डायनोसॉरस के फुटप्रिंट कनेक्टिकट वैली यूएसए में मिले थे, अमेरिका में मिले थे, उसके उससे पूरे शेप की एक आउटलाइन बनी और कितना बड़ा जीव था, कैसा था, कैसे वो चलता था, ये सारे के सारे स्वरूप हम वहाँ से जानकारी प्राप्त करते हैं एज ए उसके फुटप्रिंट से। तो ये हुए ट्रेसेस। अब ट्रेल्स की बात कर लेते हैं। ट्रेल्स आर द इम्प्रेशन मेड बाय द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एज दे crawl over the ground, and borings of burrows of worms and mollusks have also been preserved in the fossils. mainly जो ट्रेल्स होते हैं, जैसे देखिए जो बरीड है, जैसे वो जो कैविटीज बनाए, जो बिल वगैरह बनाते हैं या अपने रहने के लिए मिट्टी में जो जगह बनाते हैं, उससे हम उनके स्वरूप के जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ग्राउंड में आपको पता है कि वो धंस जाते हैं, धंस जाने से उनके कभी कभी वो डिकम्पोज तो हो जाते हैं पर उनका स्वरूप रह जाता है। जैसे जिस बिल में वो रहते थे, भले उसमें जीव रहे चाहे ना रहे, पर उसका जो रहन सहन था, बिल था, जैसे अगर चूहा किसी बिल में रह रहा है तो उसका जो बिल है वो उससे पता चल जाता है कि वो कैसा एनिमल्स रहा होगा, उसका स्वरूप कैसा था, वो खान पान कैसा था, उसके बारे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इससे पता, इसको हम ट्रेल्स कहते हैं। अगर वो रहने की जगह, उनकी बिल या उनके जो धंस जाते या कैविटी है, जो गुफा बनाते, उनके सारे जो रह जाते हैं बाद में, उनसे हम उसकी संरचना है, उसके आउटलाइन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वो कैसा स्वरूप था, कैसी मार्फोलॉजी थी उसकी, तो उससे हमें पता चलता है। तो इसको हम ट्रेल्स कहते हैं। ठीक है। फिर ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म में अलग है गेस्ट्रोलिथ्स। ठीक है। गेस्ट्रोलिथ आर द स्मूथ राउंडेड स्टोन फाउंड इन द रिव ऑफ cages of dinosaurs. These stones probably helped in the dinosaur digestion, just in the pigeons have gravel in their gizzard crust grains. Gastrolith are the found in the dinosaurs only. जो gastrolith होते हैं, आपको पता है कि जो बर्ड्स होती हैं या पिजन्स होती हैं, वो कुछ अपने भोजन को मिस्टिगेट करने के लिए या पीसने के लिए कुछ पार्टिकल्स को भी, जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, उनको फीड करती हैं। तो ऐसे ही जो गैस्ट्रोलिथ है, ठीक है, ये मेनली डायनासोर्स के गट में मिलता था। ये एक तरह का स्टोन टाइप की संरचना उनके गट में मिलती थी, जो मिलने भोजन को पीसने का काम करती थी। तो उससे हमें उसके गिजार्ड के या क्रश ग्रेन के बारे में जो जानकारी गैस्ट्रो से पता चलता है कि वो एनिमल्स कैसा था, वो भोजन कैसा करता था, उससे किस प्रकार के वो थे। तो स्मूथ राउंडेड स्टोन है। ठीक है। तो नॉर्मली इससे हम उसके डाइजेशन या उसके पूरी के प्रॉपर खान पान के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। कैप्रोलाइट फॉसिल्स के जो फीकल पैलेट्स होते हैं, जो कैप्रोलाइट हम उन्हें कहते हैं, जो ट्रेसेस के रूप में हम अलग अगला 5th पार्ट डिस्कस करें कैप्रोलाइट। लेकिन ये मेनली एक्सक्रीटरी मैटर्स है। जो फॉसिल्स का फीकल मैटर होता है, जो मलमूत्र होता है, अगर वो एक फॉसिल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाए तो हम उसे कहते हैं कैप्रोलाइट। ठीक है। कास्टिंग्स ऑफ एनिमल ड्रॉपिंग आर कॉल्ड कैप्रोलाइट. Caprolite are usually found in association with animals that made them, and study of fossils excreta may provide valuable information pertaining the food habits of these organisms. देखिए मेनली जो उनके excretory matters हैं या excretory materials हैं, उनसे हम क्या पता कर सकते हैं उनकी फूड हैबिट कैसी थी। मेनली ये एरिड और सेमी एरिड में, शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में मिलेगा जहाँ ये डिकम्पोज ना हो पाए। नॉर्मली आप देखिए गोबर देखते हैं, गोबर आपके यहाँ तो नॉर्मली डिकम्पोज हो जाता है कुछ टाइम तक, लेकिन अगर वो सूख जाए तो काफ़ी लंबे समय तक वो दिखाई देता है। मेनली जो सूखे एरिया हैं, जैसे वहाँ के एनिमल्स जो स्क्रेटा निकालते हैं, वो वहाँ पे प्रिजर्व के रूप में रह जाता है। और अगर उसका हम एनालिसिस करें, उसका केमिकल एनालिसिस करें, तो हम देखते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म के पूरी की पूरी फूड हैबिट को हम आसानी से डिस्कस कर लेते हैं। तो उसका पूरा का पूरा डिस्कशन, वो कैसी फूड हैबिट थी, वो क्या खाता था, किस प्रकार से उसके रहन सहन था, वो सारी की सारी, वो कार्निवोर था या हार्बीवोर था, तो उससे पूरी की पूरी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। यूजेज ऑफ फॉसिल्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं।
तो यूजेज ऑफ फॉसिल्स का जो पोर्शन है हमारा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पोर्शन है। तो इसके बारे में हम देखिए, इसके ज़्यादा बड़ा पोर्शन तो नहीं है पर ये इम्पोर्टेंट पोर्शन है। फॉसिल्स आर, देखिए हमारा जो फॉसिल्स का यूज का पोर्शन है, ये नॉर्मली फॉसिल्स के किस प्रकार से आपको लगता है कि फॉसिल्स के कोई यूज नहीं, पर हमारे इतिहास को जानने, हमारे प्रागैतिहासिक काल को जानने के लिए, या हमारे जो वैल्यूबल इंपॉर्टेंस का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है कि फॉसिल्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। उनसे हम मेनली ऑयल्स वगैरह के बारे में जानकारी करते हैं, मिनरल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो बहुत सारे यूजेज हैं, देखते हैं कैसे यूजेज हैं इनके। तो fossils are useful in numbers of ways. Prehistoric man utilized fossil in an attempt to ward off evil spirits, while medicine men of certain primitive culture are today as used as a fossil bone in the belief that they are possess some mysterious power or healing goods। देखिए पहले के जो जीव थे, प्री हिस्टोरिक एनिमल्स थे, प्रागैतिक काल के जो जीव थे, वो फॉसिल्स एन अटेम्प्ट टू वर्ड इविल स्पिरिट, वो नॉर्मली एक मान्यता थी कि जो जीव हैं उनके साथ रहने से हमें कुछ पावर से, जैसे आजकल हाथी दांत रख लेते हैं लोग, बांध लेते हैं, तो सोचते हैं कि बहुत कुछ होगा, उनके पास बहुत बार की मिस्टीरियस पावर आ जाएगी, या उनके जो घाव हैं जल्दी भर जाएंगे। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो प्रिमिटिव काल में होते थे मान्यताएं थी। आज भी आप देखते हो कि किसी एनिमल के नेल रख लेते हैं, कहते हैं कि ये नहीं होगा, आपका बुखार ठीक हो जाएगा। तो बहुत सारी मान्यताएं हैं, पारंपरिक प्रक्रियाएं हैं जो देखते हैं। द साइंटिस्ट however use fossils in the recreate the geographical history of earth। Perhaps the importance of fossils are tracing the development of plant and animals। some of the important uses are, देखिए जो साइंटिस्ट हैं, जो जियोग्राफिकल हिस्ट्री है, जो हमारे पृथ्वी की जो हिस्ट्री है, मेनली उसमें फॉसिल्स का जो योगदान है, जब उसके बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमें फॉसिल्स देते हैं। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उसके बारे में ही जानकारी प्राप्त करें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम एनिमल और जीवों के विकास और अर्थ के विकास के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं, जो सब इम्पोर्टेंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये स्ट्रेटिजिग्राफिक इंडिकेटर, ये ठीक है, ये स्ट्रेटिजिग्राफिक इंडिकेटर है। ये फॉसिल्स आर वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल टूल्स ऑफ स्ट्रेटिजिग्राफर एंड कैन प्रोवाइड इंपॉर्टेंट क्लूज द एज ऑफ रॉक्स कंटेनिंग देम। ठीक है, एज ऑफ रॉक्स के बारे में ये जानकारी प्रोवाइड करते हैं। देखिए एज ऑफ रॉक्स के लिए हम विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं, या विभिन्न प्रकार की जो वो हैं, उससे हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि एज ऑफ रॉक्स कैसे निकाली जाती हैं। देखिए इसके बारे में बहुत सारे जो तरीके हैं, या बहुत सारे एज हैं कि हम किसी रॉक की, जैसे कार्बन डेटिंग है, ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप तकनीक है, ठीक है। तो विभिन्न तकनीकें हैं जिससे हम पता करते हैं। तो जो फॉसिल्स होते हैं, जो फॉसिल जिस रॉक में दबा हुआ होता है, जैसे मैंने कहा कि ये नॉर्मली औषधि चट्टानों में या पर्वतीय चट्टानों में मेनली दबे रहते हैं। जब वहाँ पे दबे रहते हैं तो आप देखेंगे कि जो जिस चट्टान में दबे हुए हैं, अगर उसके फॉसिल्स की हम एज देख लेते हैं, उसके फॉसिल्स की एज हमें रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, तो हमें आसानी से उस चट्टान की एज भी पता चल जाएगी। इट इज़ प्रोवाइड to use fossils this purpose because it has long been known that there is a defined relationship between fossil contained in rocks and position of the rock in geographical column। देखिए जो फॉसिल्स है और उसकी जो जिस औषधि चट्टान में वो दबा हुआ है, उसके बीच में क्लोज रिलेशन है, क्योंकि जो जब वो दबा तो वो फॉसिल जो औषधि चट्टान की वो परत उसी समय निर्मित हो रही होगी। इसके अलावा जो पोजीशन है रॉक्स की, ऊपर है वो जो भूपरपट्टी उसमें ऊपर है या नीचे है, उसके आधार पर भी हम उसकी एज का एनालिसिस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन वी नोन दैट द नॉर्मल सबस्टेंस ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स यंगर स्टेटा इज लेड डाउन एंड ऑन द टॉप ऑफ द ओल्डर स्टेटा। देखिए hence the it is follows the oldest fossils will normally found to be the bottom and rock of the rock and subsequent the younger fossils near the top of। देखिए जो मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ कि जो सुपरपोजिशन की जो थ्योरी है, उसके आधार पे हम जो नीचे दबी हुई परतें हैं वो पुरानी मानते हैं, और जो ऊपर परतें हैं उन्हें हम नॉर्मली क्या कहते हैं, वो यंगर हैं, या उसमें जो फॉसिल्स मिलेंगे वो यंगर हैं। इन सम केसेस हाउएवर रॉक्स हैव बीन डिस्टर्ब्ड बाय crustal deformation in these region, the beds may have been overtuned or older rocks thrust on top of the younger one if the strata in the area of fossiliferous and other the geologists known the older in which the fossil normally occur in the section।
ही कैन देम वर्क आउट द प्रॉपर स्ट्रेटोग्राफिक सिक्वेंस। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जो अर्थ होती है उसमें विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं लगातार कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो नीचे की परत है वो ऊपर आ जाती है। तो इस प्रकार से जो वहाँ पे जो जीव थे, जो परतें थी, जो उसमें फॉसिल्स थे वो ऊपर आ गए, जो यंग ओल्डर थे वो ऊपर आ गए, जो यंगर थे वो नीचे चले गए। तो विभिन्न प्रकार से और प्रक्रियाएं हैं, या फिर उस फॉसिल्स के एज के आधार पे हम देख लेते हैं, और जो साइंटिस्ट हैं उनकी विभिन्न परतों को आपस में सुपरइम्पोज करते हैं और एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर वे में जमाते हैं, तो उससे उनकी एज का पता चल जाता है। उसके आधार पर फॉल्स देखिए जो फॉसिल्स होते हैं वो तो एज उनमें कार्बन है, कार्बन जो कार्बन 14 है वो तो एज बताएगा वो ऊपर रहे चाहे नीचे रहे। तो इन विभिन्न जो स्क्रेट हैं उसके आधार पे हम उनकी एज का डिसाइड कर लेते हैं, उनकी परतों की एज की भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो इस आधार पे हम देख लेते हैं कि कितने प्रकार के क्या थे और किस प्रकार के फॉसिलाइजेशन के, ठीक है। इन टाइम का इंडिकेटर है, एज बता रहा है, ठीक है। तो एज के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के फॉसिल्स की देख सकते हैं। चाहे ऊपर की परत है तो ऊपर की परत के बारे में हम देख लेते हैं, और अगर नीचे की परत है तो नीचे की परत के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। इसके आधार पे और हम देख लेते हैं क्लाइमेटिक इंडिकेटर के रूप में। तो क्लाइमेटिक इंडिकेटर के रूप में अगर फॉसिल्स की बात करें तो हम उस समय के क्लाइमेटिक कंडीशंस की ये बात बताएगा जब जीव का फॉसिल बना। फॉसिल्स हैव बीन सक्सेसफुली यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट एक्सटेंस ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन इन जियोग्राफिकल पास्ट। भूतकाल में कैसा वातावरण था। आपको पता है कि वहाँ के अगर एनिमल का हम एनालिसिस करेंगे या फिर उसके डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया देखेंगे तो हम देखते हैं कि वो वहाँ पर कैसा क्लाइमेट था, कैसे क्लाइमेट में ये रहता था, कैसे क्लाइमेट में ये जीवित रहता था, उस समय कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, ठीक है। तो वो आसानी से वहाँ का एनालिसिस दे देता है। इफ़ वी find remains of tropical plant animal in the region that is temperate or cold climate today, we assume that the tropical climate prevailed in that area at one time। for example देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई ट्रॉपिकल प्लांट का या एनिमल का रीजन है और वहाँ पे टेम्परेट या कोल्ड क्लाइमेट का कोई एनिमल मिल रहा है, तो पहले ये पता चलेगा कि पहले ये कोल्ड क्या था, कोल्ड क्लाइमेट था, जो बाद में कन्वर्ट हो गया टेम्परेट में या ट्रॉपिकल प्लांट में। ऐसे ही आप देखोगे तो वहाँ के फॉसिल से अध्ययन कर लोगे कि ये पहले कैसा था और अब कैसा है। जैसे आप कहते हैं कि जो टेथिस सागर था उसकी जगह हिमालय बना, तो वहाँ के जो स्क्रिप्ट थे, वहाँ पे जो रिमिनेंट्स मिलते हैं, उसके आधार पे हम स्टडी करके देखते हैं कि वहाँ पे क्या था और अब क्या है। फिर फॉसिल फंड्स फ्रॉम ग्रीनलैंड इंडिकेट ए मच वार्मर क्लाइमेट फॉर दीज एरिया अदर टाइम। जो फॉसिल फंड्स हैं वहाँ पे ग्रीनलैंड के, वो इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पहले काफ़ी गर्म क्लाइमेट हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे ग्रीनलैंड में पूरी टाइप बर्फ जमी रही थी। रिमेन्स ऑफ रीफ बिल्डिंग कोरल्स हैव बीन फाउंड इन साइबेरिया सिंस दीज एनिमल्स हैव ऑलवेज लिव्ड इन वार्मर सीज। दिस फॉसिल इंडिकेट दैट द क्लाइमेट वाज ट्रॉपिकल एट लीस्ट ड्यूरिंग साइबेरियन पीरियड। देखिए सिल्यूरियन पीरियड जो कोरल्स मिलती हैं कहाँ, साइबेरिया वाले क्षेत्र में। तो जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है वो आजकल पूरी तरह बर्फ से जमा हुआ है, पर जो उनके कोरल्स हैं वो वहाँ पे जो उनके अवशेष मिल रहे हैं वो वार्म वाटर में ही मिलते हैं। तो हम उससे एनालिसिस निकालते हैं कि जो इनके स्केलेट हैं, जो इनके फॉसिल्स हैं, तो यहाँ मिल रहे हैं। इसका मतलब ये कि जब सिल्यूरियन पीरियड या भूतकाल में यहाँ पे गर्म काफ़ी क्षेत्र कम गर्म रहा होगा, तभी ये कोरल्स मिलते थे। तो ये पहले गर्म क्षेत्र था, अब ठंडे क्षेत्र में बदल गया है। फॉसिल्स ऑफ रेनडियर फ्रॉम फ्रांस इंडिकेट द वंस क्लाइमेट कोड। जो रेनडियर का फॉसिल है वो फ्रांस से मिला, उससे इंडिकेट होता है कि पहले कभी भूतकाल में यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम था। उसके बाद तीसरा डिस्कशन कर लेते हैं। एज एविडेंस ऑफ चेंजिंग जियोग्राफिक पैटर्न फॉसिल्स हैव बीन प्रोवाइडेड एज अस with much information about distribution of the seas and land masses of the past, ठीक है। द एज एविडेंस ऑफ चेंजिंग जियोग्राफिक पैटर्न, देखिए जैसे कैसे कैसे जियोग्राफिक पैटर्न हमारा चेंज हुआ या फिर कैसे कैसे जियोग्राफिक एरिया एक दूसरे से दूर गए, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फॉसिल्स उसके बारे में बहुत बेहतर तरीके से बताते हैं। फॉसिल्स हैव बीन प्रोवाइड मच इन्फॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीज एंड लैंड मासेस इन द पास्ट। देखिए पहले आपको पता है कि सारे के सारे जो महाद्वीप हैं एक साथ ही थे, बाद में उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वो अलग हुए। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, समुद्रों का डिस्ट्रीब्यूशन है, विभिन्न महाद्वीपों का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो फॉसिल्स के अध्ययन से, विभिन्न क्षेत्रों के फॉसिल्स का आप अगर अध्ययन करते हैं तो वहाँ के बारे में वो बताते हैं कि कैसे सब एक साथ थे, बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट हुए। सर्टेन एनिमल्स सच एज कोरल, इकाइनोडर्म्स एंड ब्रैंकियोपोड्स आर ऑलवेज लाइव्ड इन द सीज,
ठीक है। विभिन्न एनिमल्स जैसे कोरल, इकानोडेर्मेट और ब्रैंकियोपोड्स ये हमेशा सी में ही रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि सी का विकास किस प्रकार हुआ है। द प्रेजेंस ऑफ दीज एनिमल इंडिकेट मराइन डिपोजिशन ऑफ द रॉक्स कंटेनिंग देम। Similarly, occurrence of land part of fossils of terrestrial animal will be indicate the presence of land masses in the particular area। अगर देखिए कोई एरिया में ये स्पीसीज देखिए कोरल्स हैं, इकाइनोडर्मेस है, ब्रैंकियोपोड्स हैं, ये हमेशा समुद्र में ही रहे। अगर इनका कहीं इनके फॉसिल्स का डिपोजिशन या इनका डिपोजिशन मिलता है तो इससे पता चलता है कि ये मराइन रॉक्स थी, कभी समुद्र यहाँ था और आज के टाइम में यह स्थल है। इसके साथ साथ जैसे कहीं अगर किसी समुद्री भाग में लैंड पार्ट्स के फॉसिल मिलते हैं या टेरिस्ट्रियल एनिमल्स के फॉसिल्स मिलते हैं तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे कभी स्थल था, आज यहाँ समुद्र कन्वर्ट हो गया। तो कौन सा स्थल समुद्र है? जैसे आप हिमालय की बात में वहाँ टेसिस सागर था, समुद्र था, बाद में वो हिमालय के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा हम पता कर सकते हैं कौन सा क्षेत्र स्थल था, बाद में समुद्र में कन्वर्ट हुआ है, कौन सा क्षेत्र समुद्र था वो बाद में स्थल में कन्वर्ट हो गया। चलिए इसके बाद हम फोर्थ पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, यूजेज ऑफ फॉसिल एज एविडेंस ऑफ चेंज इन जियोग्राफिक पैटर्न। इसके बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है। अब हम फोर्थ पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, ए रिकॉर्ड ऑफ प्रीहिस्टोरिक लाइफ। ये एक रिकॉर्ड है, एक ये जियोग्राफिक डायरी है, एक रिकॉर्ड है, बुक है। हालांकि इसके कुछ शुरू के पन्ने मिस हो गए हैं लेकिन उसके बाद भी ये पूरे की पूरा तरह से एक रिकॉर्ड के रूप में है। हमें रिकॉर्ड है, पूरा बताता है कि क्या प्रक्रिया है। द स्टडी ऑफ फॉसिल हैज प्रोवाइडेड us much information about the origin and evolution of organism living today। देखिए the known is the knowledge are possible because all modern animals have descended from their primitive ancestor which polluted the earth in time past। by studying the record of changing that organism have undergone, the paleontologist is able to work out the family tree evolutionary pattern most of the present day life। it is possible to determine the relationship between different group of plant and animal and see how life slowly but continuously become aggressively more complex। देखिए जो प्रीहिस्टोरिक रिकॉर्ड है, आपको पता है कि शुरू के माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स के फॉसिल्स बहुत मुश्किल से मिले, लेकिन उसके बाद जो फॉसिल्स मिले हम उससे एक एनालिसिस बनाते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं कि हमारा विकास किस प्रकार के जीवों से हुआ। देखिए जो हमारा विकास जो आज की प्रेजेंट लाइफ है वो तो पुराने हमारे जो हिस्टोरिक प्रिमिटिव हैं, जो हमारे इंसेस्टर थे, उन्हीं से हम विकसित हुए। अगर उनके फॉसिल्स का हम अध्ययन कर लेते हैं तो हम आसानी से पता कर लेते हैं कि हमारा विकास किस जीवों से हुआ और किस चरण में हुआ, कैसे कैसे जीवों का विकास हुआ, आज की जो प्रेजेंट लाइफ है वो कैसे विकसित हुई, धीरे धीरे विकसित हुई, और एक दूसरे जीवों के बीच में जो रिलेशनशिप था, कैसे एक्वेटिक रिलेशनशिप से टेरेस्ट्रियल रिलेशन थी, ठीक है, स्थलीय और जलीय रिलेशनशिप कहती थी। उनके विभिन्न जीवों के बाद का जब हम अध्ययन करते हैं उसके बारे में सारा का सारा अध्ययन हम इनके बीच में जो एक रिलेशनशिप है विभिन्न जीवों के बीच में वो हम फॉसिल्स के अध्ययन से कर रहे हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन के फॉसिल्स की बात करते हैं तो हम शुरू से जब ह्यूमन के फॉसिल्स को एक अरेंज में एक लिनियर वे में अरेंज करते हैं तो हम देखते हैं कि ह्यूमन किस प्रकार विकसित हुआ। उसे पूरी हिस्टोरिक ह्यूमन की हिस्ट्री या ह्यूमन का विकास के बारे में, उसके वृद्धि के जैसे जैसे उसका विकासवाद हुआ उसके विकास के बारे में पूरी की पूरी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो उसके बाद इस प्रकार हम देखते हैं कि एक श्रीव से कहाँ आज प्रेजेंट ह्यूमन है, उसके बारे में हम सारा का सारा रिकॉर्ड कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, फॉसिल से ही प्राप्त कर रहे हैं। तो इसी प्रकार किसी भी हम जीव का पूरा हिस्टोरी अगर उसके फॉसिल्स का पूरा डिस्क्रिप्शन हो जाए तो उससे पूरा हम पैटर्न ले लेते हैं, उसके इंसेस्टर कौन थे, वो किन जीवों से विकसित हुआ और किस प्रकार उसका विकास हुआ, किस टाइम स्केल में उसका विकास हुआ, किस प्रकार उसका पृथ्वी के उसमें विकास होता चला गया। इसके बाद हम एक और पोर्शन अभी डिस्कस करेंगे कि एज वाला पोर्शन। इसके बाद फोर्थ है इकोनॉमिक टूल्स के रूप में। आपको पता है कि जो इकोनॉमिक टूल्स है, इकोनॉमिक टूल्स के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इकोनॉमिक्स के रूप में कैसे यूज होता है आपका ये। तो इकोनॉमिक्स के रूप में हम करेंगे तो फॉसिल्स नॉट ओनली आर द वैल्यू ऑफ कंडक्टिंग साइंटिफिक स्टडी बट हैव प्रैक्टिकल एप्रिसिएशन एज वेल। देखिए जो फॉसिल्स हैं उनको फिर रिकॉर्ड बनाने के लिए, आपके फ्यूचर को रिकॉर्ड करने के लिए ही नहीं है, इसके अलावा इनके बहुत सारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है और प्रैक्टिकल यूजेस भी हैं और आपके इकोनॉमिक आपकी अर्थव्यवस्था को भी ये बहुत यूज करते हैं। सिंस मेनी ऑफ आवर मोर इम्पोर्टेंट
रिसोर्सेज आर एसोसिएटेड विद सेडिमेंट्री रॉक। जो हमारे मोस्टली रिसोर्सेज हैं मेनली फॉसिल फ्यूल के, मिनरल्स के, वो सेडिमेंट्री रॉक से ही जुड़े हुए हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स होते हैं, ठीक है। व्हेन प्रेजेंट में बी ऑफ हेल्प द लोकेटिंग मिनरल ओर्स, कोल्स, ऑयल, गैस एंड डिपॉजिट्स। देखिए जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उनके बीच में देखिए आपको पता है कि जो कोल्स है या ऑयल्स है, जो गैसेस है, वो कभी ना कभी किसी मिनरल या ऑर्गेनिक मैटर जो है वहाँ पे किसी प्लांट का एक्सट्रैक्ट रहा हो या में कोई का फॉरेस्ट को पूरा इकोसिस्टम वहाँ दब गया, वही बाद में जो ऑर्गेनिक मैटर था वही कोल या गैसेस या ऑयल में कन्वर्ट हुआ है। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स है मेनली उन्हीं में ये मिलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो गैसेस हैं, ऑयल्स हैं। तो इससे हम देख सकते हैं कि जब हम सेडिमेंट्री रॉक्स के जो फॉसिल्स हैं उनसे हम पता कर लेते हैं कि यहाँ पे किसी मिनरल का डिपोजिशन है या कोयला है कि ऑयल है कि गैसेस है। फॉर एग्जाम्पल माइनिंग जियोलॉजिस्ट यूज फॉसिल टू डेट द स्ट्रेटा एबव एंड बिलो द रॉक्स दैट कंटेनिंग वैल्यूबल मिनरल्स। जो माइनिंग खनिज जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, भूगोलवेत्ता होते हैं या कहें कि जियोलॉजिस्ट हैं, वो माइनिंग जो जियोलॉजिस्ट है वो फॉसिल्स के अध्ययन से ऊपर के स्टेटा और नीचे के स्टेटा का पूरा एनालिसिस प्राप्त कर लेते हैं और उससे उसमें कौन से वैल्यूबल मिनरल्स हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो मिनरल्स, फॉसिल्स मिनरल के बारे में, मृदा के नीचे जो मिनरल्स हैं, ऑयल है, गैसेस हैं, उनके बारे में भी एक वैल्यूबल जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे लिए प्रोवाइड करते हैं। इस प्रकार हम फॉसिल्स को देखते हैं कि फॉसिल्स किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है। फिर इसके बाद है कोल्स। जैसे देखिए फॉसिल्स प्लांट आर कॉमनली एसोसिएटेड विद कोल डिपॉजिट फॉर मेनी फेरा इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटोजन फॉसिल्स आर इंपॉर्टेंट इन द लोकेटिक फील्ड। देखिए जो कोल डिपॉजिट्स होते हैं आपको पता है कि मेनली ये प्लांट्स की हैं, कोयला जो बन रहा है, कोयला मेनली प्लांट्स के ही स्क्रैच से बन रहा है। और इसके अलावा जो फार्मरी फेरा होते हैं ग्रुप ऑफ प्रोटोजोवन के हैं, जो उनके फॉसिल्स होते हैं मेनली ऑयल फील्ड से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये उनके अगर ये वहाँ मिल रहे हैं तो मेनली ऑयल का डिपोजिशन वहाँ पे होगा। चलिए फिर इसके साथ ही हमारे ये पोर्शन खत्म हो गया है। इसके बाद हम थोड़ा सा पोर्शन और डिस्कस कर लेते हैं, वो है कि एज का निर्धारण किस प्रकार से होता है। फॉसिल्स में एज का निर्धारण किस प्रकार से होता है, तो इसकी मुख्यतः दो विधियां हैं। एक है यूरेनियम की लेड विधि और दूसरी है कार्बन विधि, ठीक है। और यूरेनियम की लेड विधि और कार्बन विधि है। तो यूरेनियम लेड विधि में हम देखिए, कोई आपको पता है कि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उससे हम एज का निर्धारण कर देते हैं। देखिए जब कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या करता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ का धीरे धीरे डिके होके क्या है लेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम जब किसी पदार्थ की एज का निर्धारण कर रहे होते हैं तो उसमें हम रेडियो एक्टिव पदार्थ मान लीजिए यूरेनियम है, यूरेनियम और लेड के रेशो को पता करके हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि इस रॉक्स की एज क्या है। मेनली ये बहुत हैवी या बहुत उम्र वाले जो चट्टानें होती हैं, फॉसिल्स होते हैं, उनको उम्र के निर्धारण में मेनली किसका यूज किया जाता है, यूरेनियम लेड विधि का, ठीक है। इसके बाद दूसरी है रेडियो एक्टिव कार्बन। देखिए हमारे वायुमंडल में दो प्रकार के कार्बन मिलते हैं, एक होता है नेचुरली जो अक्रिंग है वो है कार्बन 12 और उसके अलावा एक रेडियो एक्टिव कार्बन होता है कार्बन 14। तो जो कार्बन 14 है उसका लगभग 5500 अर्धायु काल होता है। आपने रेडियो एक्टिव तत्वों के बारे में, अर्धायु के बारे में डिस्कशन किया होगा, तो लगभग आप इसको 5568 है लेकिन इसको 5600 उसका अर्धायु काल मानते हैं। तो लगभग जो 40,000 साल पुराने तक फॉसिल्स होते हैं उनका हम जो एज निकालते हैं, डिसाइड करते हैं, एज के डिटर्मिनेशन करते हैं, वो हम कार्बन डेटिंग से करते हैं या कहते हैं कि कार्बन 14 के एनालिसिस के करते हैं। देखिए जो मेनली लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो कार्बन डेटिंग होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ही यूज होती है, ठीक है। और जो यूरेनियम और लेड विधि है मेनली मिनरल्स या कहें कि जो फॉसिल्स हैं जो मिनरलाइज हो गए हैं या फिर रॉक्स के एज के लिए यूज होती है। तो क्या होगा कि प्रत्येक जीव में कार्बन 14 की एक मात्रा होती है, एक मात्रा उनकी कांस्टेंट मात्रा प्रत्येक जीव में होती है। तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज होती रहती है और वो अपने अर्धायुकाल तक कन्वर्ट होकर धीरे धीरे फिर वो कार्बन 14 में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को, इसका जो अर्धकाल है लगभग 5600, मैंने बताया 5568 वर्ष है, लेकिन ये इसको हम नॉर्मली 5600 मान लेते हैं। तो इस में इसका आधा डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो फिर जब हम ये कार्बन 12 और कार्बन 14 का जो रेशो है उसके आधार पर उसका रेशो का एनालिसिस कर लेते हैं और उसके आधार पर उसकी एज का हम निर्धारण कर लेते हैं। देखिए मेनली
जो रेडियो एक्टिव है और यूरेनियम लेड विधि है, रेडियो एक्टिव विधि है, उससे हम बहुत लाखों साल पुराने फॉसिल्स का भी उम्र का निर्धारण कर लेते हैं। लेकिन जो हमारी कार्बन डेटिंग है, कार्बन 14 एनालिसिस है, इससे हम नॉर्मली 40 साल तक के एनालिसिस ही कर पाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत मेनली 2 विधियां आपने देखी। देखिए इसके बाद आप नॉर्मल देखोगे तो बहुत सारे और प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारे निर्धारण हैं, पर नॉर्मली हम 2 प्रकार ही देखते हैं, यूरेनियम और लेड विधि और कार्बन डेटिंग या कार्बन 14। ठीक है, कार्बन आइसोटोप से कार्बन रेडियोएक्टिव में इसकी उनका निर्धारण करते हैं, हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आज अगली क्लास में नेक्स्ट पोर्शन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।